नमस्कार दोस्तों। आपने यूपीआई का इस्तेमाल तो आज किया ही होगा। सब्जी खरीदने से लेकर दोस्तों को पैसे भेजने तक ये इतना आम हो गया है कि हम इसे भूल ही जाते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली अब दुनिया के लगभग 50% डिजिटल लेन देन का हिस्सा है। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हम सालाना 250 बिलियन से अधिक लेन देन यानी 3.4 ट्रिलियन मूल्य की बात कर रहे हैं। हाल के आंकड़े बताते हैं कि यूपीआई एक दिन में 640 मिलियन लेन देन संसाधित करता है, जबकि वैश्विक दिग्गज वीज़ा 639 मिलियन पर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यूपीआई तो बस ट्रेलर। हम सब जानते हैं कि यूपीआई ने भारत को बदल दिया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत अब इस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। और यूपीआई अकेला नहीं है, भारत एक पूरा डिजिटल खजाना एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं। यह सिर्फ पेमेंट के बारे में नहीं है, यह ई कॉमर्स, लोन और यहाँ तक कि आपके डेटा को कंट्रोल करने के बारे में भी है। आज हम यूपीआई से आगे देखेंगे और भारत के उन दो अगले बड़े टेक एक्सपोर्ट्स को डिकोड करेंगे जो अमेजन, वीज़ा और यहाँ तक कि स्विफ्ट जैसे ग्लोबल दिग्गजों को चुनौती दे सकते हैं। ये कहानी है कि कैसे भारत दुनिया का डिजिटल बॉस बनने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहली चीज़, जब हम यूपीआई एक्सपोर्ट कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांस या सिंगापुर में लोग भीम ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है वह एक प्लेबुक या एक सिस्टम है। इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, डीपीआई। चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वीज़ा मास्टर कार्ड एक प्राइवेट कंपनी की तरह है, जिसने एक प्राइवेट टोल रोड बनाया है और हर बार जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आप टोल यानी एक फीस देते हैं। वहीं यूपीआई एक पब्लिक नेशनल हाईवे की तरह है। ये सरकार द्वारा समर्थित लगभग मुफ्त है और कोई भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर जाकर अपनी कार चला सकता है। दुनिया भर के देश, विशेषकर ग्लोबल साउथ अमेरिकी कंपनियों के महंगे टोल से थक चुके हैं। वे अब भारत की पब्लिक हाईवे वाली प्लेबुक खरीदना चाहते हैं और भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जरिए उन्हें यह टेक्नोलॉजी सेटअप करने में मदद कर रहा है। इसलिए आज यूपीआई फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका और नेपाल जैसे कई देशों में लाइव है या लिंक हो रहा है। लेकिन यह सिर्फ एक झांकी है, असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, यूपीआई ने पेमेंट को ठीक कर दिया, लेकिन ई कॉमर्स का क्या? आज अगर आपको ऑनलाइन कुछ बेचना है तो आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट की दुनिया में जाना होगा। वे नियम तय करते हैं, वे भारी कमीशन लेते हैं और वे ग्राहक का सारा डेटा रखते हैं। इसे वॉल्ड गार्डन यानी दीवारों वाला बगीचा कहते हैं। इस पर भारत का जवाब है ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC कोई ऐप या वेबसाइट नहीं, यह ई कॉमर्स के लिए यूपीआई जैसा ही एक ओपन प्रोटोकॉल है। इसे ऐसे समझें, आज अगर आपको अमेजन से खरीदना है तो आपको अमेजन ऐप चाहिए। अगर आपको फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना है तो आपको फ्लिपकार्ट ऐप चाहिए। लेकिन ONDC की दुनिया में आप अपने पेटीएम ऐप से किसी ऐसे सेलर से सामान खरीद सकते हैं जो शायद सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ऐप पर लिस्टेड हो। यह बायर और सेलर को प्लेटफॉर्म से आज़ाद कर देता है। यह छोटे दुकानदारों को अमेजन के एल्गोरिदम से लड़े बिना सीधे ग्राहक तक पहुंचने की ताकत देता है। यह ई कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सीक्रेट है। ONDC जिस टेक्नोलॉजी पर बना है, असली एक्सपोर्ट वह है। इसे कहते हैं बेकन प्रोटोकॉल। यह नाम याद रखिएगा, बेकन प्रोटोकॉल कॉमर्स के लिए वही है जो HTTP वेब के लिए है। यह एक यूनिवर्सल भाषा है जो किसी भी दो ऐप्स को एक दूसरे से कॉमर्स की बातें करने देती है। और यह सिर्फ रिटेल के लिए नहीं, मोबिलिटी, हेल्थ केयर, सब कुछ इस पर चल सकता है और दुनिया ने इसे नोटिस कर लिया है। हाल ही में गूगल क्लाउड ने बेकन लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इस ओपन नेटवर्क टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में तेजी से फैलाया जा सके। यह बहुत बड़ी बात है। तो हमने पेमेंट, यूपीआई और कॉमर्स ONDC की बात कर ली, लेकिन इंडिया स्टैक का तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा है डेटा, और यह है भारत का साइलेंट एक्सपर्ट, अकाउंट एग्रीगेटर। आज अगर आपको लोन चाहिए तो क्या होता है? आप पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, अपनी सैलरी स्लिप ढूंढते हैं, ITR की कॉपी लगाते हैं। यह एक बहुत ही थकाऊ मैनुअल प्रोसेस है। और सोचिए एक छोटे ठेले वाले का और एक MSME यानी एक छोटे बिजनेसमैन का। उनके पास दिखाने के लिए फिजिकल कोलेट्रल या ज़मीन जायदाद नहीं होती, इसलिए उन्हें लोन ही नहीं मिलता।
अकाउंट एग्रीगेटर इस पूरी समस्या को हल कर देता है। आसान भाषा में यह डेटा के लिए यूपीआई जैसा है। अकाउंट एग्रीगेटर एक डेटा ब्लाइंड पाइप है। यह आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। यह ऐसे काम करता है, आप एक नए लेंडर लोन देने वाले के पास जाते हैं, वह आपसे आपका फाइनेंशियल डेटा मांगता है। आप अपने अकाउंट एग्रीगेटर ऐप पर जाते हैं, जैसे फोनपे, एचडीएफसी बैंक ऐप। आपको एक रिक्वेस्ट आती है, क्या यह लेंडर आपका बैंक डेटा और आपका जीएसटी डेटा देख सकता है? केवल 24 घंटों के लिए आप अप्रूव पर क्लिक करते हैं। बूम, कुछ सेकंड में लेंडर को आपका वेरीफाइड फाइनेंशियल डेटा मिल जाता है। आपको कोई कागज प्रिंट नहीं करना पड़ा। सबसे ज़रूरी बात, अकाउंट एग्रीगेटर आपका डेटा देख नहीं सकता, स्टोर नहीं कर सकता, वह सिर्फ आपकी सहमति के आधार पर उसे सुरक्षित तरीके से ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में है। और इसका असली जादू यह है, यह कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग को संभव बनाता है। अब वह छोटा ठेले वाला जिसके पास ज़मीन के कागज़ नहीं, वह अपने असली कैश फ्लो यानी उसके बैंक खाते में कितना पैसा आ जा रहा है, उसका जीएसटी रिटर्न के आधार पर लोन पा सकता है। यह भारत के लाखों छोटे व्यापारियों के लिए एक गेम चेंजर है। और यह मॉडल, यह ओपन बैंकिंग का भारतीय वर्जन है और पूरी दुनिया, खासकर विकासशील देश, इसे अपनाने के लिए देख रहे हैं। तो भारत की यह प्लेबुक यूपीआई, ओएनडीसी और अकाउंट एग्रीगेटर दुनिया को बदलने के लिए तैयार है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। भारत का यह कदम सीधे सीधे स्थापित ग्लोबल दिग्गजों के खिलाफ है। यूपीआई वीज़ा और मास्टरकार्ड के ग्लोबल डुओपोली को चुनौती दे रहा है। यूपीआई के क्रॉस बॉर्डर लिंक जैसे सिंगापुर के साथ स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, जिस पर अभी ग्लोबल ट्रेड चलता है। लेकिन असली बॉस लेवल लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि सोच की है, और यह लड़ाई है यूरोप के जीडीपीआर के खिलाफ। यूरोप का जीडीपीआर मॉडल यहाँ 200 पेज की रूल बुक है। अगर किसी कंपनी ने आपका डेटा लीक किया तो हम उस पर करोड़ों का फाइन लगाएंगे। यह सजा पर आधारित है। भारत अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल, हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है कि डेटा लीक नहीं हो सकता। आपकी सहमति के बिना डेटा मूव ही नहीं होगा। इसे रेगुलेशन बाय डिज़ाइन कहते हैं। नियम टेक्नोलॉजी के अंदर ही लिखे जाते हैं। यह दो अलग अलग फिलॉसफी है और यह टकराव अभी शुरू हुआ है। हाल ही में एक यूरोपीय अथॉरिटी ने भारत का डेटा ट्रांसफ़र करने से रोक दिया, यह दिखाते हुए कि भारत को अपने डेटा कानूनों को लेकर दुनिया को बहुत कुछ समझाना बाकी है। तो यूपीआई सिर्फ शुरुआत था, असली कहानी 3 परतों में है, जिसने पेमेंट को लोकतांत्रिक बनाया। ओएनडीसी बैकन, जो ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बना रहा है। अकाउंट एग्रीगेटर, जो फाइनेंशियल डेटा और लोन को लोकतांत्रिक बना रहा है। भारत सिर्फ एक आईटी सर्विस एक्सपोर्टर होने से बढ़कर दुनिया का डिजिटल आर्किटेक्ट बन रहा है। ये दुनिया को अमेरिका और यूरोप के बीच एक तीसरा रास्ता दे रहा है। यह डिजिटल संप्रभुता की एक नई परिभाषा है जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया में जा रही है। सवाल यह नहीं कि भारत का अगला टेक एक्सपोर्ट क्या है, असली सवाल यह है कि क्या दुनिया भारत द्वारा लिखे गए डिजिटल नियमों के इस नए सेट को अपनाने के लिए तैयार है। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप ओएनडीसी या अकाउंट एग्रीगेटर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या यह सच में अमेज़न और वीज़ा को टक्कर दे पाएगा?